जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्टिवेट होने का टाइम आ गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह दिला बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम फ़याज़। अच्छा, आज अब हमारा टॉपिक है, हमने 13.8 बिलियन से मामलात को शुरू किया टू 4.6 बिलियन ईयर्स तक मामलात को ले गए। ठीक है जी, यहाँ तक मामलात को ले गए। फिर उसके बाद हमने अर्थ की कंपोजिशन को देख लिया। कि अर्थ के अंदर किस किस तरीके से चीज़ें बिल्ड हुई, और फिर फाइनली हम पहुंच गए लाइफ के ऊपर। अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज इक्वल टू सेल। अब हमने अर्थ कंपोजिशन के अंदर वाटर भी पढ़ लिया। अब एक स्टोरी के जरिए से अब अपने अपने लोगों के फंडे हैं, लेकिन मैंने तो ज़्यादातर लोगों के फंडे नाकाम होते देखे। तो और लेकिन मेरा फंडा हमेशा से मुझे कामयाब लगा है। वजह क्या है कि यानी मैं जब भी किसी चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, मेरे जहन में फ़ौरन आ जाती है। और मेरी अप्रोच क्या रही है, शुरू से ही मुझे रियलाइज़ हो गया। मैंने अब बाज़ लोग मुझे कह रहे होते हैं, भई मैंने सर सीएसएस की किताबें पढ़ी, मैंने पीएमएस की किताबें पढ़ी। मैंने ये काम नहीं किया। मैंने जब भी कोई चीज़ पीपीएससी के अंदर देखी, तो मैंने कोई विकिपीडिया से, इधर से, उधर से वीडियो देख लो, ये कर लो, वो कर लो, डाटा इकट्ठा कर लो, ऐसे कर लो। मैंने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उससे सवाल पूछा, क्यों? कैसे? कब? मैंने उससे तो ये मैं और मुझे फिर जब मैंने ये सवाल उससे पूछे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पीपीएससी में तो यही सवाल बन रहे हैं। यानी कब जी ओरिजिन हुआ जी 13.8, ये पीपीएससी का सवाल है कि व्हेन यूनिवर्स वाज़ क्रिएटेड, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। फिर जी ये क्या थी जी? ये एक सिंगुलैरिटी थी। एक जो है इसके अंदर क्या थी जी? फंडामेंटल फोर्सेस थी। वो भी सारे के सारे सवाल। फिर इसके आगे जाते गए चीज़ों को जिस तरीके से हम आगे लेकर जाते गए और हमारे पास जो है चीज़ें क्या बनती गई? सवाल बनते गए। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे-जैसे मैं किसी चीज़ की बिल्कुल बेसिक को क्लियर कर लेता था ना, तो वो चीज़ मेरे अंदर जज़्ब हो जाती थी। और वो फिर मुझे ज़िंदगी भर कभी भूली नहीं। क्यों? मुझे वो एबीसी की तरह याद हो गई। क्योंकि मुझे पता था उसका ओरिजिन, वो कैसे बनी हुई है, वो क्यों बनी हुई है, वो कब बनी हुई है, उसका क्या कंपोज़िशन है, क्या मामला है। तो ये अब मैंने ये कहानी आपको ऐसे ही पढ़ाई है कि यार ये 13.8 बिलियन क्यों? अब और ये नहीं कि उसमें मैंने कोई नेट का डाटा डाला, मैंने कुछ ये डाला, मैंने सारे पीपीएससी के सवाल डाले। ये पीपीएससी के जो सवाल, फिर वाटर के बारे में हमने कल डिस्कस किया। वाटर का मैंने कोई सवाल ही नहीं छोड़ा। कि वाटर के बारे में जो भी पीपीएससी के सवाल आए, और एक कहानी के ज़रिए से, और बहुत ही कॉन्सेप्ट। अब वो लोग और इन लोगों की तादाद हज़ारों में और लाखों में है कि जिन्होंने वाटर में कौन-सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? ये नहीं पता यार, बस याद है ये। वाटर जी क्या है जी? वाटर जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो क्या होता है? ये नहीं पता। यानी मैं ये नहीं कहता कि उन्हें उनके पेपर क्लियर नहीं होते, हो जाते हैं। लेकिन जब उनके पेपर क्लियर होते हैं, तो वो जैसे अब ये 5 महीने का गैप आ गया। अब क्या हुआ? 5 महीने बाद उनको अब कुछ याद नहीं होगा। क्यों? उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उस चीज़ के साथ। उनका कोई मामला ही नहीं है, बस उन्होंने छोड़ा और उनको भूल गया। क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं महीना छोड़ दूँ, 2 महीने छोड़ दूँ, फिर भी उसके बाद भी एक डायग्राम मेरे ज़हन में रह जाती है। तो ये चीज़ मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। और कि भई मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसे ही याद रखी जा सकती हैं, उनको आपस में जोड़ के, कनेक्ट करके, कहानी बनाकर, इस तरीके से ही।
तो अब जी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास क्या है जी? सेल। और हमारे पास सेल जो डिस्कवर किया, ये सवाल है वो किसने किया जी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, ये सवाल है फिर पीएससी का, सेल जी डिस्कवर किया। और ये लेकिन डेड सेल था। और जो लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया? एंथनी ली वॉन हॉक ने लिविंग सेल, या जिसे बैक्टीरिया आप कहते हो या जो भी आप कहते हो, वो उसने किया। अब सेल ये, अब यानी किसी भी चीज को तोड़ा जाए तो वो अल्टीमेटली क्या बचती है? एटम। एटम से बनती है चीजें। अगर जिंदगी को तोड़ा जाए, जिंदगी कब शुरू हुई जी? ओरिजिन क्या है इसका? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। जिंदगी कब शुरू हुई? जिंदगी कब शुरू हुई? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो जिंदगी थी, अब ये जो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जिंदगी जो शुरू हुई हमारी, ये बड़ी ही सिंपलिस्टिक थी। यानी ये क्या थी बुनियादी तौर पर? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बुनियादी तौर पर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो तक हमारी ज़मीन पे शुगर भी था, नाइट्रोजनस बेस भी था और फॉस्फेट भी था। इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ भी आपको ऐसी लग रही है कि जो लाइफ हो? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं है, ये एटम ही है बुनियादी तौर पर। लेकिन अब एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन यही होता है कि भाई ये अकेले अकेले तनहा मौजूद थे, लेकिन फिर क्या हुआ? ये तीनों मिली और इन तीनों ने मिलकर एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसको हमने क्या कह दिया? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है आरएनए में कन्वर्ट हो गया। यही न्यूक्लियोटाइड ही थे आरएनए में, यही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यही चीजें होती हैं आरएनए के अंदर भी। और ये आरएनए जो है ये जेनेटिक सब्सटेंस होता है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है वायरस के अंदर। इंसान के अंदर जेनेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डीएनए। हमारा डीएनए होता है। और वायरस के अंदर क्या होता है? और न्यूटन का कानून हमें क्या कहता है जी? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो ये वायरस क्या होता है? ये डेड सेल था। तो इसका एक ऑपोजिट भी क्रिएट हुआ जो हाफ लिविंग, जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिविंग थी, और जिसको हमने क्या कहा? फूका। फूका क्या है जी? फर्स्ट यूनिवर्सल, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन अनसेस्टर। यानी चार्ल्स डार्विन जो एक यूके के साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हमें ये बताया कि यार ये था दुनिया के अंदर 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो चीज बनी थी, दैट इज कॉल्ड फूका। फर्स्ट यूनिवर्सल, यानी वही चीज इवॉल्व होते 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 होते, अब ये एवोल्यूशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो देखेंगे। तो ये फूका जो है वो क्रिएट हो गई। अब इस फूका, ये फूका बुनियादी तौर पर था प्रोक्रियोटिक सेल, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल को क्या कहते हैं? प्रोक्रियोटिक, यानी विदाउट न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इसके अंदर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, इसके अंदर कोई चीजें ऐसी नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चीज थी, इसमें हमारा डीएनए था, और वो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ था। यानी वो भी इसलिए महफूज था कि एक मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन के अंदर वो डीएनए पड़ा हुआ था। अब ये डीएनए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। यानी वो डीएनए जो है वो कहां पर पड़ा हुआ था, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ था। और जो है इसके अंदर हमारे पास एक और चीज थी जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है, बुनियादी तौर पर ये साइटोप्लाज्म मिलकर बना होता है टू वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर प्लस साल्ट से मिलकर बना होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है। इन दोनों चीजों का क्या होता है जी, लिक्विड। इन दोनों चीजों से ये लिक्विड मिलकर बना होता है, और इसे हम सेल का एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये सवाल भी है, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल एनवायरनमेंट। और ये बुनियादी तौर पर अब हमारे पास सेल आ गया है, इसकी ये एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारे पास ये डीएनए है, और डीएनए के इस तरफ सारा का सारा जो है साइटोप्लाज्म। और अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए जो है ये कहां पर होता है, असल में हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जैसे इंसान के अंदर 23 के पेयर्स में होते हैं, तो जो इनिशियल क्रोमोसोम थे तो वो तो बड़े ही सिंपलिस्टिक थे, यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमोसोम्स जो हैं इनके ऊपर एक दाने ऐसे बने हुए हैं, दाने एक बने हुए हैं। ये दाने जो है ना, ये दाने कहलाते हैं, दाने हमारे पास कहलाते हैं जीन। ये जो वो फूका है वो किस तरह का है, उसकी फिजिकल वो किस तरीके का है, कैसे वो जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहा है, किस किस लेवल की उसके अंदर लाइफ है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर ही स्टोर है हमारे पास। अब ये क्रोमोसोम के ऊपर लगी हुई है ये जीन। और हमारे पास जो अगर आप क्रोमोसोम्स को देखो, क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्रोमोसोम बुनियादी तौर पर, क्रोमोसोम के अंदर ही हमारे पास ये सारा का सारा क्या है जी, डीएनए भी है, और हमारे पास जो है वो जीन भी है। और जीन जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होता है हमारे पास, जीन। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी हमारे पास। और हेरिडिटी को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था, मेंडल। ये एक प्रीस्ट थे, उन्होंने मटर के ऊपर, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने देखा कि भाई जो अब ये जीन होती है ना, जीन, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन की मिसाल ले रहा हूँ क्योंकि आप बड़े इसके साथ फेमिलियर हो। अब मैं कहता हूँ ये हमारा एक डीएनए है, इसके अंदर ये मेरा जी क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये मेरी जी जीन। ये बुनियादी तौर पर जीन जो है ना ये पेयर्स में होती है, यानी आंख का जो जीन है, दो आंखें हैं जी। अब फॉर एग्जांपल कोई ये जी मैं कहता हूँ लड़का है, और ये जी लड़की है आपके पास, ये लड़का है और ये लड़की है। अब इसकी एक आंख ये है, एक आंख ये है, इसकी भी एक आंख ये है, एक ये आंख। अब इन आंखों के, अब इन आंखों के, अब इन आंखों का भाई, ये आंखें कहाँ पर स्टोर हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी किस तरीके से बिल्ड होता है, ऑर्गेनिज्म भी हम देखें तो सेल होते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बना देते हैं, और टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन बना देते हैं।
तो ऑर्गन तो बुनियादी तौर पर इसी तरीके से बनते हैं ना। और ये जो ऑर्गन बना है, इस ऑर्गन की पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। हमारे अगर बात करूं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी कहां पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे जो है डीएनए के अंदर। डीएनए में भी कहां पर होती है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में भी कहां होती है? क्रोमोसोम में पेयर होते हैं उसके ऊपर चिपके हुए जीन के। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं मर्द हूं, ये भी एक औरत है, ये मर्द है जी, ये औरत है। अब ये मर्द जो होता है, मैं कहता हूं इसका जो है आई का कलर जो है वो ई है, ठीक है जी। और ये भी एक जो है 2 ई, क्योंकि पेयर में है। और ये जो फीमेल है इसके स्मॉल ई। अब होता क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये एक ई ये मिलता है और एक ई ये मिलता है, और फिर जो है इसमें से जो है वो आपकी आई का कलर डिसाइड होता है भाई किस तरीके का होगा। तो ये जीन पेयर में होते हैं, और एक जीन का पेयर इधर से मिलता, एक जीन इधर से मिलती है, एक फीमेल साइड से मिलती है, और इस तरीके से चीजें जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। और फिर जो पैदा होने वाला जीन होता है, अगला जो फिटस होता है, बच्चा होता है, उसके भी आंखें इन दोनों की तरह ही होंगी, इन दोनों की तरह ही होंगी, इनके साथ मिलती होगी, कंप्लेक्शन की जीन होगी। और इन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं? दो जीन मिलकर एक बनाती हैं ट्रेट, एक ट्रेट बनाती हैं कि भाई मेरी ट्रेट्स कैसी होंगी? मेरे वालिद के जैसी होंगी, मेरी वालदा के जैसी होंगी, ठीक है। यानी जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के तरह के होते हैं, ड्यू टू जो ये वो सारी की सारी किस वजह से होती है? हेरिडिटी की वजह से। और हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है? जीन। और जो हेरिडिटी को किसने बताया था हमें? मेंडल ने बताया था। और ये डीएनए जो है वो कहां पर होता है जी? डीएनए हमारा अभी तो हमारा क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए हमारा डीएनए ऊपर ही पड़ा है और साइटोप्लाज्म उसके इर्द है। लेकिन अब इस डीएनए को अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, अपने अंदर जो है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, जो भी इसके अंदर अभी डाटा है बड़ा सिंपलिस्टिक लेवल का, अब इसको एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? प्रोटीन से मिलेगी। यानी इसने प्रोटीन का सिंथेसिस भी करना है, इसने सारी चीजों को मैनेज भी करना है। अब यहां पर बाज़ औक़ात इसको यहां पर प्रोटीन चाहिए होगी, बाज़ औक़ात यहां पर चाहिए होगी, बाज़ औक़ात यहां पर चाहिए होगी। जिस जगह को इसने डेवलप करना है, इवॉल्व करवाना है, तो इसको वहीं पर जो है वो प्रोटीन चाहिए होगी। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसे सेल एनवायरनमेंट कहते हैं, ये जो लिक्विड पार्ट होता है, ये इसका एक और फंक्शन भी होता है, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने के भी काम आता है। न्यूट्रिएंट्स को भी, क्योंकि देखो अब ये पानी है सारा का सारा, अब ये पानी है यानी लिक्विड है, तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल फिर रहे हैं वो पानी में इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, और वो भी किस वजह से होता है? साइटोप्लाज्म। और अब किस हिस्से को प्रोटीन चाहिए भाई? ऐसा तो नहीं है कि ये सारी की सारी प्रोटीन इसको देता रहे, इसको देता रहे, इसको देता रहे। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास एक आरएनए भी होता है। लेकिन ये जो आरएनए होता है ना, ये इसके अंदर कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ, लिविंग जो चीजें होती हैं उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? डीएनए के अंदर। लेकिन अब ये आरएनए क्या करता है? डीएनए वैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का एब्रीविएशन है, और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो है वो एब्रीविएशन है। अब ये जो आरएनए है ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्म। और ये मैसेज भेजता है, ये मैसेज भेजता है किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को मैसेज मिलता है, और वो मैसेज क्या होता है? mRNA। राइबोसोम को मैसेज मिलता है और वो क्या होता है? मैसेज यानी mRNA कि यानी उसे मैसेज मिल गया कि भाई इस जगह पर चीजों ने ग्रो करना है और उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये फिर मैसेज चला जाएगा किसको? राइबोसोम को। और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम होता है, उसकी राइबोसोम की एक वैरायटी होती है। 70S का एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या बुनियादी तौर पर करता है? आरएनए से मैसेज वसूल करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है जिस जिस हिस्से ने इवॉल्व करना है, ग्रो करना है। तो
ये वो चीज इवॉल्व हो रही है। अब मैं इसको सिंपलिस्टिक वे के अंदर लिख देता हूँ। हमारे पास यानी प्रोक्रियोटिक सेल जो है वो डेवलप हो चुका है। और ये कब डेवलप हुआ है जी? ये हमारा डेवलप हुआ है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर उसके बाद ये 3.5, 3.6 यानी ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते रहे हैं इनके अंदर छोटी छोटी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते रहे हैं। फिर 3 पॉइंट जो है वो 6 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो जाकर इसके अंदर कुछ ना कुछ मजीद जेनेटिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल, हमारे पास ये प्रोक्रियोटिक सेल क्या है जी? हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर हमारे पास अभी हमने क्या देखा है जी? हमारे पास मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का क्या काम है? मेम्ब्रेन अंदर मौजूद चीजों को एक तो अंदर रखने का काम करती है, दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन हैं, जो चीजें हैं, उनको बाउंड करके रखती है। फिर उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होने हैं तो ये सेमी परमिएबल होती है। कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। यानी जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें चाहिए सेल को, वो उसके अंदर आने दी, और जो चीज़ें नहीं आने दी, जो चीज़ें इसके लिए गलत थी या ख़राब थी, इसको डिस्ट्रॉय कर सकती थी, वो नहीं आने दी। इसलिए मेम्ब्रेन जो है, ये जो है सेमी परमिएबल होती है। मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ पर क्या होता है जी? हमारे पास मेम्ब्रेन के अलावा साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या करता है वो भी आपको पता चल गया। फिर इसके बाद इसके अंदर डीएनए होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर आरएनए होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम होता है। और ये जो प्रोक्रियोटिक सेल था, ये इवॉल्व होते 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 अब ये प्रोक्रियोटिक सेल ये यूनिसेलुलर है। ये क्या है जी? यूनिसेलुलर है। इसके अंदर अमीबा है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर आर्किया है, इसके अंदर जो है पैरामीशियम है। ये सारे यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है। यानी सबसे पहले हमारे पास अमीबा वजूद में आया। बड़ा ही सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप ये देखो, बड़ा ही सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, और ये इस तरीके का होता है। और इसके अंदर फिर क्या हुआ? ऐसे ये टूट गया, और ऐसे टूटा, और ये दो में कन्वर्ट हो गया, ये दो बन गए। यानी अब एक जो है वो अमीबा दो में बन गया। इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। फिशन किसे कहते हैं? टूटने को बाइनरी फिशन। यानी अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो कौन सी है? ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है, यानी अमीबा को कोई और अमीबा नहीं चाहिए, और उसके साथ कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाइनरी फिशन के नतीजे में ही जो है वहां पर क्या हो रही है? एक के दो बन रहे हैं, दो के फिर चार बन रहे हैं, चार के, इस तरीके से वो पूरा का पूरा जो है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा है प्रोक्रियोटिक सेल में। लेकिन इसमें फिर एक बैक्टीरिया आया जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। नहीं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या था? ये एक ऐसा बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था, जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कि मैं कहूं कि मेरे पास 6 पानी के एटम हैं प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास आ चुकी है, और पानी तो आपको मैं बता चुका हूं कि पानी के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है। अभी तक हमारे पास लैंड की तो फॉर्मेशन हुई ही नहीं, सारा का सारा कुछ पानी है अभी तो जी, ये सारी की सारी चीजें हैं। और 6H2O+6, और अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी इन्होंने क्या कर लिया जी? अपने अंदर जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट वो चीज होती है जिसकी वजह से जो है किसी भी प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है जी, और जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। यानी सूरज की रोशनी से जो है, सूरज की रोशनी के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो उनमें से 6 कलर को वो अब्जॉर्ब कर लेता है, वो वाली एनर्जी अब्जॉर्ब करके, और अब्जॉर्ब करने के बाद जो है उससे
अपने लिए खुराक बनाता है। तो यानी उसने क्या कर दिया, उसने अपने लिए खुराक बनाना शुरू कर दी थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में भी उसने पैदा क्या किया, एक तो उसने किया जी ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में, यानी प्लांट क्या करते हैं, यही करते हैं ना फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। ग्लूकोज क्या होता है जी हमारे पास C6H12O6। और ये क्या होता है जी, ये हमारे पास मोनोसैकराइड होता है। मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड का क्या मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। असल में हमारे पास ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन और ये मोनोसैकराइड होते हैं, यानी एक ही इनका पेयर होता है। यानी लेकिन अगर इसको मैं डबल कर दूं, इसके दो जोड़े बना दूं, यानी मैं कहूं C12H22O11, तो ये अब क्या बन गया, यानी डबल हो गया, ये डाइसैकराइड हो गया, डाइसैकराइड हो गया दो। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा शुगर का फॉर्मूला है। और वो थोड़ा सा आप उसे कह सकते हो कि ये डाइसैकराइड है, ये हमारे पास मोनोसैकराइड नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर उसके बाद आपके पास तीसरी एक और चीज होती है जिसे आप स्टार्च कहते हो, स्टार्च। और ये आपके पास क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यानी हम दुनिया के अंदर जो भी चीजें देख रहे हैं और अभी तक हमने जिन भी चीजों का जिक्र किया है, वो बुनियादी तौर पर क्या है, हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अभी प्रोटीन की हमने बात की है, प्रोटीन भी क्या होता है, प्रोटीन भी बुनियादी तौर पर हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन की क्या होती है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरीके से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डाइसैकराइड फॉर्म क्या है, शुगर। और उसका पॉलीमर क्या है जी, पॉलीमर जो है वो आपके पास स्टार्च। तो ये आपको, आपने दो और चीजें सुनी, आपने कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज सुना और आपने प्रोटीन का लफ्ज सुना, और जो है आपने फोटोसिंथेसिस का लफ्ज सुना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि वो अमल जिसके अंदर जो है खुराक बनाते हैं पौधे, पौधे खुराक बनाते हैं, और यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो थी, इसे कहते हैं 3.6 बिलियन ईयर्स अगो ये काम शुरू हुआ, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ अर्थ। ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर भरना शुरू हो गया, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो भरना शुरू हो गया, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ जी, ये जो साइनोबैक्टीरिया था, ये सॉरी 3 बिलियन, 3.6 मैंने कह दिया, 3.0 बिलियन ईयर्स अगो ये हमारे पास आ गया। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं जी, प्रोक्रियोटिक जो हैं वो सेल हैं। फिर उसके बाद अब इन सब को, ये सारी चीजें, अब इनकी खसूसियत क्या है, इनकी खसूसियत है कि भाई इनका जो सेल होता है वो प्रोक्रियोटिक सेल होता है। प्रोक्रियोटिक सेल की क्या खसूसियत है कि भाई प्रोक्रियोटिक सेल में विदाउट न्यूक्लियस होता है, ये वाला। ठीक है जी, समझ आ गई हमें बात। फिर उसके बाद जी हमें पता चला कि इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर हमें पता चला कि जी इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर हमें पता चला जी इसके अंदर डीएनए होता है, फिर हमें इसके अंदर पता चला जी आरएनए होता है। फिर उसके बाद यानी ये प्रोक्रियोटिक सेल के हिस्से हैं जो हमें पता चले, फिर राइबोसोम होता है। फिर हमने देखा कि इसी के अंदर एक कैटेगरी आती है कि जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक भी बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। और इसकी मिसालें आपने देख ली। तो ये पूरा का पूरा हमने इसको एक ग्रुप की शक्ल दे दी जिसे कहते हैं हम मोनेरा, यानी 3.8 बिलियन से लेकर 3.0 बिलियन तक जो भी चीज हमारे पास, बल्कि इवन 2 बिलियन तक, 2 बिलियन ईयर्स तक हमारे पास जो भी चीजें आई, 2 बिलियन ईयर्स तक हमारे पास जो भी चीजें आई वो क्या थी,
2 बिलियन ईयर्स तक हमारे पास जो भी चीजें आई वो किस तरह की चीजें थी, वो हमारी यूनिसेलुलर थी, ये प्रॉपर्टीज थी उनके अंदर, और जो है वो किस किंगडम के अंदर थी, ये मोनेरा किंगडम। अब अगर कोई भी चीज आपको बताई जाती है जिसके अंदर इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आप क्या कहोगे, यार ये तो मोनेरा किंगडम का हिस्सा है। और मोनेरा किंगडम कब से कब तक इवॉल्व हुआ है? वैसे तो इनकी एवोल्यूशन अभी भी चल रही है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे, लेकिन यानी इनकी जो खसूसियात थी वो इस वक्त तक डेवलप होना शुरू हुई। फिर उसके बाद हमारे पास एक और सेल आता है। अब ये प्रोक्रियोटिक सेल आपका हो गया और लाइफ इवॉल्व कर रही है। लाइफ अपनी शक्लें, यानी अमीबा से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से मजीद जो है वो चीज़ें हमारी इवॉल्व होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। अब हमारे पास क्या आ गया जी? हमारे पास आ गया जी प्रो क्रियोटिक के बाद यो क्रियोटिक सेल। यो क्रियोटिक सेल, अब इसमें सेल के अंदर एक न्यूक्लियस डेवलप हो गया। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस डेवलप हो गया, और डीएनए भी कहां पर चला गया जी? इस न्यूक्लियस के अंदर चला गया। और आरएनए भी कहां चला गया जी? न्यूक्लियस के अंदर चला गया। और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम भी है, सारा कुछ है। लेकिन इसकी जो इनिशियल हमें चीजें मिलती हैं, जो बिल्कुल इनिशियल, वो हमारे पास क्या है जी? फंजाई, फंजाई, और फिर हमारे पास अल्जी। अल्जी भी बुनियादी तौर पर प्लांट है, ये भी समंदर के अंदर ही पैदा हुए हैं, और ये भी जो रेड एल्जी है, इसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की मिकदार मजीद बढ़ना शुरू हो गई यूकेरियोटिक सेल। और इस तरह के, और ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, यानी इनके दरमियान और उनके दरमियान। और इस किंगडम को हम क्या कहते हैं जी? प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, और ये 2 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व होना शुरू हुआ। इसके अंदर आपके पास जो है वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कब आए आपके पास? ये सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। 1.2 बिलियन ईयर्स एगो अब जो चीजें हमारे पास बिल्ड हुई उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूकेरियोटिक सेल भी यूनिसेलुलर क्या था जी? अल्जी थी इसमें, और इस तरह की चीजें थी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जब हुई, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें प्रोटोजोआ भी हमारे पास बिल्ड हुआ। प्रोटोजोआ भी आपके पास, प्रोटोजोआ भी आपके पास क्या है जी? प्रोटिस्टा किंगडम का एक एलिमेंट है। और इस ये भी आपका कब डेवलप हुआ? 750 मिलियन ईयर्स एगो। अब यूकेरियोटिक और प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है जी? यूकेरियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल का तो आपको पता चल गया। अब पहले हम यूकेरियोटिक सेल जो है उसको देख लेते हैं कि यार ये यूकेरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास होता क्या है। एक तो इसमें न्यूक्लियस है, एक तो हमारे पास इसमें क्या है जी? न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। एक तो हमारे पास जो है, एक तो हमारे पास जो है इसमें न्यूक्लियस है। फिर दूसरे नंबर पर हमें पता है इसके अंदर जी आपके पास क्या है जी? साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है जी? डीएनए। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है जी? आरएनए। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है जी आपके पास? जो है, और मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन भी है। फिर उसके बाद डीएनए है, आरएनए है, फिर उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम भी है। अब इसके अंदर कुछ चीजें और भी आई। फिर इनमें आया हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम जी? पावर हाउस ऑफ सेल। सवाल भी आता है हमारे पास, पावर हाउस ऑफ सेल। ये दो जगह पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक न्यूक्लियस के अंदर,
न्यूक्लियस के अंदर, और एक जो है न्यूक्लियस से बाहर भी होता है, और डीएनए के अंदर उसके अंदर आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर हमारे पास होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे हमारे पास ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो हमारा न्यूक्लियस के डीएनए एक तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एक हमारा डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। डीएनए जो है वो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मदर का डीएनए जो है, ये सवाल भी आ सकता है कि मदर का डीएनए किस जगह पर होता है जी आपका, ऑप्शन ए जो है वो न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी बोथ है ए एंड बी, तो आप क्या लगाओगे जी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी लगाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसके अंदर भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप देखो कि इसके अंदर जो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक दो तरह की हमारे पास जो है, यानी हम एनर्जी, एनर्जी जो है वो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो इंसान के अंदर वो एटीपी होता है। एटीपी किस चीज का एब्रीविएशन है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है जी, और ये एटीपी जो हमारे अंदर पैदा होती है, ये एक ए एरोबिक एनारोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है, और एक हमारे पास होती है एरोबिक। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, और एरोबिक जो है विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जरिए से, यानी शुरू में हमारा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, और इसके नतीजे में एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी एनर्जी जो है वो पैदा होती है, और जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, उसके अंदर हमारी 36 एटीपी पैदा होती है। इसीलिए यानी बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हो रही है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम जी, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसी रेस्पिरेशन होती है कि जो ऑक्सीजन, यानी पहले हमारे पास जो चीजें थी, जो प्रोक्रियोटिक सेल थी, उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया था ही नहीं, तो उसमें तो उस तरीके की एनर्जी सेक्रीशन हो ही नहीं सकती थी, लेकिन इसके अंदर उस तरीके की एनर्जी सेक्रीशन हो सकती है, और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और इसके अंदर 36 एटीपी एनर्जी जो है वो पैदा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास आ जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है वो हमारे पास क्या होता है, पैक एंड कैरी प्रोटीन, पैक एंड कैरी प्रोटीन, ये पोस्टमैन या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं इसको जो है। और ये गोल्जी बॉडी जो है ये क्या करता है जी, जिस जगह पर प्रोटीन ले जानी होती है उस जगह ये लेकर जाता है। प्रोटीन को लेके जाने का काम कौन करता है जी, गोल्जी बॉडी हमारे पास करता है, और ये भी हमारे पास कहाँ पर होता है, सेल के, और लेकिन कौन से सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ और एक होती है हमारे पास रफ, एक स्मूथ और एक होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और रफ को हम कहते हैं जी फैट फैक्ट्री। तो ये जो प्रोटीन राइबोसोम बना रहा होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है कि आपके सारे के सारे इंजाइम, आपके सारे के सारे एंटीबॉडी, आपके सारे के सारे हॉर्मोन्स,
ये किस चीज़ के बने होते हैं, और ये तीनों सवाल हैं। तीनों सवाल हैं कि भई ये किस तरीके के बने होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम यहाँ पर करता है, और बाकी आपके लिपिड, फैट्स वगैरह जो हैं, वो जो सेल की हद तक जो चीज़ें हैं, वो ये करते हैं। और एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम के अंदर ही सॉरी, गोल्गी बॉडी के अंदर ही आपका एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? किल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो कौन जी मारता है सेल के अंदर? वो मारता है जी आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो किल करता है आपके बैक्टीरिया को। तो आपका यूकेरियोटिक सेल जो है वो आपका कौन सा होता है जी? जिसके अंदर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर डीएनए है, जिसके अंदर आरएनए है, जिसके अंदर राइबोसोम है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये हो गया आपका यूकेरियोटिक सेल। और हम सेल की एवोल्यूशन में सेल की एवोल्यूशन में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? सेल की एवोल्यूशन में हम पहुँच गए हैं प्रोक्रियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हमारे 1.2 बिलियन ईयर्स अगो आ गए हैं। और जी सगीर साहब ठीक है? खैर खैरियत है? दफ्तर से आ रहे हैं? दफ्तर से? अच्छा। बड़ा आज तो आंधी देखी है फिर? हैं? नहीं नहीं चल रहा है। अच्छा जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 580 मिलियन ईयर्स एगो, अब एनिमल की जो आपके पास फॉर्मेशन हुई है, एनिमल की जो फॉर्मेशन हुई है वो 750 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 550 मिलियन ईयर्स अगो या 580 मिलियन ईयर्स अगो हुई है। और इस तरह के एनिमल बिल्ड हुए हैं जिन्होंने इन्वेड किया है लैंड के ऊपर। अब यानी आपके एनिमल भी बिल्ड होना शुरू हो गए हैं, एनिमल भी आपके बिल्ड होना शुरू हो गए हैं। और एनिमल में वो एनिमल जिन्होंने लैंड के ऊपर इन्वेड किया है वो कब आए हैं जी? आपके 580 मिलियन ईयर्स अगो। अब आपके किंगडम कौन कौन से बन गए? एक तो आपका मोनेरा किंगडम, और फिर आपका प्रोटिस्टा किंगडम, फिर उसके बाद आपका तीसरा जो है मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, और फिर उसके बाद जो है आपके पास कौन सी चीज बिल्ड हुई है तीसरी जी? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। अब ये प्लांट किंगडम जो है ये जो है आपको पता है कि अलजी भी एक किस्म का प्लांट है। लेकिन प्लांट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आप प्लांट को जानते हो लीव्स, फ्लावर, स्टेम, और उसके बाद जो है रूट्स। लीव्स, फ्लावर, स्टेम, और अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो टिश्यू में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम जो है ये टिश्यूज आ जाते हैं। जाइलम टिश्यू वाटर को कैरी कर रहा होता है, जड़ों से पत्तों तक जो पानी लेकर जाता है टिश्यू उसे क्या कहते हैं? जाइलम टिश्यू। और जो फूड को लेकर जाता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लांट के अंदर। तो ये आपको बुनियादी चीजें पता है। लेकिन अब आपको अगर प्लांट का मैं आपको किंगडम की बात करूं तो प्लांट के किंगडम को हम किस तरीके से जो है वो डिवाइड करते हैं? इनमें एक होते हैं क्रिप्टोगैम और एक होते हैं फ्नैरोगैम। तो ये सीडलेस होते हैं और ये और फ्रूटलेस होते हैं।
फ्रूटलेस होते हैं, और ये सीड वाले होते हैं, ठीक है जी, विद सीड, फनेरोगैम, और या आप इसे क्या कर सकते हो जी, फ्रूट, फ्रूट के साथ या फ्लावर्स के साथ जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं जी, ये फ्लावरिंग प्लांट भी इन्हें कहते हैं, फनेरोगैम को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, ठीक है जी। फिर इनमें क्रिप्टोगैम में आपके पास क्या आ जाते हैं जी, इनके अंदर कोई सीड नहीं होता, इनमें आपके पास आ जाते हैं थैलियोफाइट, टेरिडोफाइट और बैरियोफाइट। ये क्रिप्टोगम की आगे 3 टाइप्स हैं। बैरियोफाइट जो हैं, इनके अंदर जाइलम टिश्यू भी आ चुके होते हैं, फ्लोएम टिश्यू भी आ चुके होते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस टाइप ऑफ क्रिप्टोगम है, लेकिन ये दोनों थोड़ी इनिशियल टाइप्स ऑफ, आपको इनके बारे में ना भी जानोगे तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद इसके अंदर आ जाता है आपके पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म जो हैं वो आपके इस तरीके के होते हैं, जिनके ऊपर जो है आपके फ्रूट आते हैं, और इनके इनके अंदर फ्रूट नहीं होते, और ये फ्रूट भी आपको पता है मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब ये है कि जैसे आपके पास आड़ू होता है, आड़ू के दोनों तरफ बीज होता है, और अगर आप आम की बात करो उसके अंदर एक ही, बस एक ही बीज होता है। मोनोकॉट जिसके अंदर एक होता है, डाइकॉट जिसके अंदर 2 बीज होते हैं। तो ये प्लांट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और ये चीज़ें होती हैं, और ये सारी की सारी इनको इनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर हम क्या करते हैं जी, प्लांट किंगडम का हिस्सा बना देते हैं। किसका हिस्सा बना देते हैं जी, प्लांट किंगडम का हिस्सा बना देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एनिमल। अब ये प्लांट और एनिमल ये दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होती है जी, सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज की सेलुलोज की इसकी सेल वॉल होती है, और एनिमल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, सेलुलोज की प्लांट। और इसके अंदर आपके पास क्या होता है जी, आपके इसके पास अंदर आपके पास क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इस एनिमल के अंदर नहीं होता। और ये अपने फूड को स्टोर करता है प्लांट स्टार्च की सूरत में, और एनिमल जो अपने फूड को स्टार्च करता है वो ग्लाइकोजन की सूरत में करता है। इनको मैं मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ कि देखो ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, और ये भी सवाल है, ठीक है। यानी ये 4 सवाल हैं आपके पास, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल, और ये भी सवाल हैं कि भाई यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो है मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हो जी, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो जी जो है वो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है जी। और ये एनिमलिया किंगडम के अंदर आ गए। तो आपके 1969 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि यार इनको इनकी खसूसियात की बुनियाद पर हमने डाला। पहला आपको मोनेरा किंगडम का सारा पता चल गया होगा, फिर उसके बाद आपको प्रोटिस्टा किंगडम का भी सारा पता चल गया होगा। अब इनमें से बाज़ औक़ात प्रोटोजोआ इस तरह के लफ्ज़ पीपीएससी में आए होते हैं, और हम हैरान होते हैं ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया है,
ये कैसे, हालांकि वो बड़ी बुनियादी सी चीज़ें होती हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पर बाद औक़ात बैक्टीरिया वो पूछ लेता है, आर्किया पूछ लेता है, पैरामीशियम पूछ लेता है, अमीबा पूछ लेता है, यूनिसेलुलर के बारे में पूछ लेता है। तो आपको पता चल गया होगा कि भई इनमें से कौन से यूनिसेलुलर होंगे, कौन से मल्टीसेलुलर हो सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं। प्रोटिस्टा के बाद हमारे पास आपके पास होते हैं जी प्लांटिया, प्लांटिया फिर उसके बाद आपके पास जो है एनिमिलिया और फिर उसके बाद आपके पास फंजाई किंगडम। ठीक है, फंजाई किंगडम को भी अलहदा कर दिया रॉबर्ट रॉबर्ट विटेकर ने अलहदा कर दिया जी। तो ये आपके क्या हो गया जी, 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने बताए। अब इनमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं थोड़ा सा उनको भी मजीद हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फर्स्ट एनिमल जो है वो आपका जो अच्छा जी, अब जो लैंड पर पहला प्लांट है 400 मिलियन years ago, 400 मिलियन years ago, फर्स्ट प्लांट जो लैंड के ऊपर, ये सारी की सारी अभी तक की कहानी हमारी कौन सी थी, ये सारी की सारी कहानी जो है वो हमारी जो है ज़मीन पर नहीं थी, ज़मीन पर नहीं थी। और आपको मैं बता चुका हूँ 580 मिलियन ईयर्स अगो या 600 मिलियन, याद रखने के लिए रख सकते हो कि हमारे एनिमल जो हैं वो इस तरह के डेवलप हुए। अब एनिमल को भी आपको पता है कि हम मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं और मुख्तलिफ जैसे आपके पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है, वर्टिब्रेट होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फीबियन, एम्फीबियन जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं, लैंड और वाटर पर दोनों पर रह सकते हैं, तो ये भी होते हैं हमारे पास। और इस तरीके से जो है हमारा लाइफ का एवोल्यूशन जो है वो चलता गया चलता गया चलता गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 225 मिलियन ईयर्स एगो, 225 मिलियन ईयर्स एगो आपकी जो फैमिली है मैमलिया फैमिली, मैमल फैमिली, इसका जो है वो जो है वो पहला मैमल जो है वो हमारे पास आया और 225 मिलियन ईयर्स अगो, 225 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो आपके पास पहला मैमल आया। और फिर मैमल क्या होता है, मैमल जो होता है जो अपने मिल्किंग करता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे चिमगादड़, चिमगादड़ भी एक मैमल है लेकिन वो क्या करती है, वो अंडे देती है। इसी तरीके से डॉल्फिन और वेल, डॉल्फिन और वेल उनको भी जो है हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी उनके भी कान होते हैं और बहुत सारी उनकी खुसूसियात होती हैं और वो भी बच्चे को दूध पिलाती हैं। इसीलिए जो है डॉल्फिन को और वेल को भी हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं जी, हम मैमल की कैटेगरी में डालते हैं। तो एनिमल किंगडम और ये सारे, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी अपनी बिल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास 130 मिलियन, 130 मिलियन ईयर्स एगो हमारे पास क्या बिल्ड हुआ जी, फ्लावरिंग प्लांट। ये मैंने अभी आपको बताया कि भी फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास बिल्ड हो गए। अब फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर आपके पास एंथर होता है, फिलामेंट होता है और इसको क्या कहते हैं, एंथर और फिलामेंट को, ये मेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है और इसे मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं जी, स्टेमन, स्टेमन। और एंथर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं जी, पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं जी, पोलन ग्रेन। और फिर उसके बाद जो है आपके पास स्टाइल होता है, आपके पास जो है स्टिग्मा होता है, आपके पास ओव्यूल होता है, ओवरी, ठीक है जी, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, ये मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास, पिस्टल। और पिस्टल क्या होता है आपके पास, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। ये बिल्कुल ही बुनियादी चीज़ें हैं लेकिन मुझे पता है आप लोगों को नहीं आती होंगी, तो इंशाल्लाह इसको जो है वो आपको डिटेल में, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर जो है वो लेकर चल रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 65
मिलियन ईयर्स एगो हमारे डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए जी डायनासोर्स। डायनासोर्स हमारे खत्म हो गए और फिर जो है मैमल्स की एवोल्यूशन जो है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट हुई और फिर 2 लाख ईयर्स एगो हमारा जो जिसे आप कहते हो होमो सेपियंस ये आया और ये होमो सैपियन फिर इवॉल्व करते 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 जो है वो आगे चल गया। अब ये आज मैंने चीज़ें जो बताई हैं मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ, बस आज इतना सा हम पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको भूल जाएंगी और इसीलिए हम कल इनकी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और आज आपको सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यार ये स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें से सवाल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, अब इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर कर जाएंगे मैं आपको वो बताता हूं ताकि हम एक तो अब कल जो हमने चीज़ें करनी है हम उनका सिर्फ और सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं और क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके पहली बार आप नाम सुन रहे होगे, पहली बार जिनको सुन रहे होगे, इस इसलिए ये मुमकिन है कि वो आपके लिए मुश्किल हो। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि ये स्टोरी की तरह का लगे और स्टोरी की तरह लगने के लिए 3.8 बिलियन ईयर्स टू 2 लाख ईयर्स तक की हिस्ट्री हमने स्टोरी की मदद से देखनी है और ये लाइफ की हिस्ट्री रहेगी हमारी। इसमें हम सेल के बारे में जितने भी सवाल आते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उसकी टाइप्स हैं, उसको देखेंगे। जैसे थोड़ी सी मैं आपको जो है जो आपके पास लार्जेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है जी? जी सकीर साहब, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? नहीं, दुनिया में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ये सवाल भी आया हुआ है जी। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ा। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा सेल होता है वो एग, जो फीमेल के अंदर एग होता है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल होता है। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्पर्म। स्पर्म जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है। फिर उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं आपका जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है वो क्या होता है जी आपके पास? न्यूरॉन। न्यूरॉन असल में आपके दिमाग से जुड़े हुए जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके के कुछ इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इनको आप कहते हो न्यूरॉन सेल। ये आपके यहाँ से लेकर आपकी उंगली तक आपका जिस्म का जो भी हिस्सा है उस तमाम चीज के साथ जो है जुड़े होते हैं। और ये ट्रांसमिट करती है जी सिग्नल। ये आपकी तार है, ये आपकी दिमाग से लेकर आपके पूरे के पूरे हर जगह पर ये तार जाती है। और इस तार को आप क्या कहते हो जी? ये सवाल आया हुआ है, डेंड्राइट। और ये जो इसके ऊपर तड़ियां लगी हुई हैं और ये जो बाहर की तरफ जा रही हैं इन्हें क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन और डेंड्राइट होते हैं। और ये आपका लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? यानी सेल के बारे में आपको छोटी मोटी हल्की फुल्की चीजें
आपको सेल के बारे में पता चलती जा रही हैं। और सेल जी आपका बिल्कुल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये आपको पता चल गया। और सेल के बारे में आपको ये पता चल गया कि सेल जी आपके पास दो तरह का होता है, एक प्रोक्रियोटिक सेल होता है, एक यूक्रियोटिक सेल होता है। प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर आपके पास फिर आपको मैंने बताया कि डीएनए, डीएनए क्या होता है जी आपके पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए बुनियादी तौर पर, ये तो चलो जी इसका एब्रीविएशन हो गया डीएनए का। डीएनए बुनियादी तौर पर होता क्या है, डीएनए हमारे पास होता है जी हमारा जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल जो है वो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल का क्या मतलब होता है कि यानी इसके दोनों तरफ ये आप देख रहे होगे कि स्ट्रैंड्स हैं, दोनों तरफ इसके जो है वो आपको स्ट्रैंड्स नजर आ रही हैं, कि इसके एक तरफ जो है वो स्ट्रैंड नहीं है बल्कि दोनों तरफ जो है वो आपको स्ट्रैंड, एक इधर भी और इधर भी, ये आपका डीएनए होता है जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ये अब डीएनए जो है वो किस चीज के ऊपर होता है, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है क्रोमो। और क्रोमोसोम तो आपको पता है ये मेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और एग जो है वो आपके फीमेल के अंदर होता है। और क्रोमोसोम के अंदर ये क्रोमोसोम ही है बुनियादी तौर पर, क्रोमोसोम यानी जो ऐसे धागेदार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका क्या होता है जी क्रोमोसोम। और इसके ऊपर क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम बुनियादी तौर पर होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये आपने बात याद रखनी है, ये बड़ी बुनियादी बात है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए, और डीएनए जो है इसके अंदर जो है क्रोमोसोम के ऊपर ये होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं ये भी आपको पता है कि क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर 23 के पेयर्स में होते हैं। टोटल हमारे पास कितने होते हैं जी, टोटल हमारे पास 46 होते हैं। फिर 23 मेल के 23 फीमेल के ये मिलते हैं और फिर आगे चलकर कहानी बनती है हमारी। और असल में डीएनए जो है, डीएनए हमारे पास जो है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। और ये क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर आपको मैंने बताया है कुछ ऐसे दानों की तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पर ऐसे दानों की तरह की चीजें, और इसे क्या कहते हैं जी हम, इसको कहते हैं हम जीन। ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ जीन। अब मैं इनको तरतीब में लिखता हूं, पहले आपके पास है जी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आपके पास डीएनए, डीएनए के अंदर जो है डीएनए के ऊपर जीन, डीएनए के ऊपर, और जीन जो है ये बुनियादी तौर पर तीनों चीजें, और ये बेसिक यूनिट है ऑफ हेरिडिटी। यानी आप किस तरीके से अपने बाप से मिलते हो, किस तरीके से ये जीन बिल्कुल बुनियादी है। आपकी आंख की दो पेयर्स जो है वो जीन के आपके डीएनए के अंदर मौजूद हैं, आपके क्रोमोसोम के अंदर मौजूद हैं। ये सारी की सारी डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन आपके मौजूद है, ये सारी की सारी के भाई आपका किस तरीके का जो है वो बच्चा होगा, किस तरीके की उसकी आंखें होंगी, किस तरीके के उसके हाथ होंगे, किस तरीके के उसके कान होंगे, किस तरीके से उसकी कॉम्प्लेक्शन होगी। तो यानी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर स्टोर होती है, डी क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। और ये तीनों जो है ये डीएनए जो है ये जो है बहुत अब तो एडवांस लेवल पर भी चला गया है। और ये डीएनए आपको समझ आ गया होगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए ये, और ये कहाँ किस चीज का हिस्सा है डीएनए बुनियादी तौर पर, ये सेल का हिस्सा है, सेल का डीएनए हिस्सा है। और ये डीएनए कहां पर होता है, ये डीएनए आपका प्रोक्रियोटिक सेल में कहां पर होगा, प्रोक्रियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होती नहीं है तो ये बाहर ही पड़ा हुआ होगा, तो लेकिन यूक्रियोटिक सेल के अंदर ये कहां पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो किस तरह का डीएनए होगा, मदर का डीएनए सिर्फ और सिर्फ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका डीएनए होगा, सिर्फ और सिर्फ मदर का। तो डीएनए के बारे में आपके क्या क्या सवाल हो गए कि डीएनए की पोजीशन पूछी जाती है, कहां पर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है जी। डीएनए किस चीज का एब्रीविएशन होता है जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जी किसका हिस्सा है जी, सेल का हिस्सा है।
डीएनए जो है वो क्या है जी, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जी। डीएनए जो है, क्रोमोसोम क्या है जी, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर जो है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो 23 के पेयर में होता है उसे कहते हैं क्रोमोसोम। और ये बुनियादी तौर पर जो है डीएनए का एक जो है वो ऑर्गन है। डीएनए के ऊपर जो चीज होती है जिससे डीएनए बना हुआ होता है मिलकर, ये वही चीज होती है। फिर जीन क्या होता है, उसके ऊपर जो दानेदार चीज लगी होती है जिसके अंदर आपका जेनेटिक जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपका रंग क्या होगा, आपका बाल किस तरीके के होंगे, आपके कलर किस तरीके से होगा, आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो दानेदार जो चीजें हैं वो किस जगह पर होती हैं, वो जीन पर होती हैं। और दैट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी। और हेरेडिटी को किसने एक्सप्लेन किया है, मेंडल ने। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई, और डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए क्या करता है जी, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। और इसका जी डीएनए का फंक्शन क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को बहुत बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स में देख लो उसने स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है जी। लेकिन आरएनए क्या होता है जी, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है जी, आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है ये, इसके अंदर कोई भी जेनेटिक सब्सटेंस नहीं होता। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, अगर आप जानदारों चीजों की बात करो, तो आरएनए के अंदर, हाँ वायरस के अंदर जेनेटिक सब्सटेंस जो है वो आरएनए हो सकता है, लेकिन डीएनए के अंदर नहीं होता। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है आपके पास। इसमें यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो स्ट्रक्चर होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो है वो क्या करता है, अब ये जो पूरा का पूरा डीएनए है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अब इस सारे के सारी चीजों के ऊपर क्या लगती है, आपकी एनर्जी लगती है। एनर्जी लगती है इस सारी चीज के ऊपर, क्या लगती है, एनर्जी। अब किस चीज से को कितनी एनर्जी चाहिए, उसने कितना काम करना है, और उसके लिए कितना उसको प्रोटीन चाहिए, कितना सारी चीजें चाहिए, ये वाली जो मैसेज है, ये वाला ये मैसेज सेंड करता है, मैसेज टू राइबोसोम। राइबोसोम को कहता है कि राइबोसोम यार तू जो है ना एनर्जी बना, इसने अपना कलर की जो, इसका कलर किस तरीके का होगा, इस चीज को इसने स्टोर करना है अपनी बॉडी के अंदर। तो आरएनए बुनियादी तौर पर आपका एक मैसेंजर होता है। ये जो है एक तो डिसाइड करता है आरएनए कि हाँ भाई किस ऑर्गन को, किस हिस्से को, किस जगह को जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक तो ये क्या करता है जी, राइबोसोम डिटरमाइन करता है कि भाई किस हिस्से को जो है वो एनर्जी की जरूरत है, और फिर उसको एनर्जी जो है वो पहुंचाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो है, जो आपका, अच्छा जी, ये आपका सेल के बारे में मैंने यानी थोड़ी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यानी सेल के बारे में आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। और जी सेल के पार्ट्स के अंदर जी, सेल की टाइप्स के अंदर दो टाइप्स होती हैं। नंबर एक प्रो कैरियोटिक, और फिर यो कैरियोटिक। फिर इसके अंदर बता दिया कि भाई ये विदाउट न्यूक्लियस और ये विद न्यूक्लियस। इसमें फिर जो है आपका जो मोनेरा किंगडम होता है, मोनेरा किंगडम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोनेरा किंगडम क्या होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अल्जाई, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं जी, ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बेसिक जो मोनेरा किंगडम होता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और ये बड़ी ही बुनियादी और बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यीस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये सेल का इन्वायरमेंट होता है। सेल का इन्वायरमेंट होता है, सेल के बारे में जी लिक्विड पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है जी, इसमें ये शुगर प्लस साल्ट का, वाटर प्लस साल्ट का बना होता है, और ये सेल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है।
सेल को नमी प्रोवाइड करता है और सेल को जो न्यूट्रिएंट का उसके अंदर ट्रांसफर होना है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बाद औक़ात माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, बाद औक़ात न्यूक्लियस को चाहिए होंगे, बाद औक़ात डीएनए को चाहिए होंगे, तो ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करता है किसमें जी? ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर साइटोप्लाज्म के बाद हमारे पास जो है आरएनए के बारे में भी पता चल गया, डीएनए के बारे में भी पता चल गया, फिर राइबोसोम आरएनए जब राइबोसोम को इंफॉर्मेशन दे देता है तो राइबोसोम बुनियादी तौर पर क्या करता है? राइबोसोम बुनियादी तौर पर जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है जी? आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जिस भी हिस्से को जितनी प्रोटीन चाहिए होती है, तो प्रोटीन जो बनाने वाली जगह है वो कौन सी है जी? प्रोटीन बनाने वाली जगह, वो प्रोटीन जो बनाती है जी, वो कौन सी जगह है जी? वो आपकी जो है वो जो है राइबोसोम है, राइबोसोम। फिर उसके बाद जो है आपका राइबोसोम भी आपको पता चल गया, सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। फिर उसके बाद आपका जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनके दरमियान भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अभी प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल होती है। क्यों होती है जी सेल वॉल? वजह यह है कि प्लांट बेचारा इधर उधर तो मूव नहीं कर सकता, हमें गर्मी लगती है हम अंदर आ जाते हैं, लेकिन प्लांट तो बाहर ही रहता है, उसने तो सूरज की रोशनी को भी बर्दाश्त करना है, उसने सर्दी को भी सख्त को बर्दाश्त करना है, तो उसके गिर्द जो है वो सेल वॉल होती है जो उसे गर्मी और सर्दी के इफेक्ट से बचाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो कर रही होती है, तो ये सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनके दरमियान ये डिफरेंस होता है बस। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? बाकी गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी क्या होती है जी? गोल्जी बॉडी पैक एंड कैरी प्रोटीन, ठीक है जी। और गोल्जी बॉडी के अंदर ही आपका क्या होता है जी? लाइजोसोम। अब लाइजोसोम क्या होता है? जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं सेल को, जो डैमेज कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ों को क्या कर देता है जी? मार देता है। और जो चीज़ें बच जाती हैं, जो चीज़ें बच जाती हैं उसे सेल के अंदर ही जो है वो ख़त्म कर देता है। जो चीज़ें यानी ख़राब हो गई हैं तो वो ये खुद फट जाता है। इसे सुसाइडल बैग ऑफ जो है वो सेल भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को उनको किल कर देता है, बाकियों को ऑब्जॉर्व करता है और फिर ये खुद ही मर जाता है। सेल का ये सुसाइडल बैग होता है जो खुदकुशी कर जाता है। लाइसोसोम और किसके अंदर होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वो अब जो है वो क्या होता है जी? गोल्जी बॉडी बुनियादी तौर पर ये ट्रैफिक पुलिस आपने समझा होगा कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है जी? जब देखता है कि भाई चीज़ें वगैरह ओके हैं, चीज़ें वगैरह क्लियर हैं, तो चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। और जब चीज़ें वगैरह ओके नहीं होती तो फिर जो है वो उसको कि ये देखता है कि हाँ भी प्रोटीन इधर जा सकती है तो उसको भेज देता है। एक सेकेंड जी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो बता दिया था उन्होंने मुझे। हाँ, चलो मैं भेज देता हूँ। पैसे भेज दिए थे उन्होंने? पैसे भेज दिए उन्होंने? आप उन्हें कहें आप अकाउंट भेज दें, मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ। तो जो है आप पैसे भेज दें, फिर हम फर्दर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ, फिर हम उनका स्टार्ट कर लेंगे। ओके। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जी हम कहाँ पर थे जी? हम थे कि हमने सेल के मुख्तलिफ हिस्से जो है गोल्जी बॉडी और ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। फिर उसके बाद जी अब सेल, पहला हमारा सेल कौन सा था? फूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन अनसेस्टर। तो वो हमारा सेल बना। फिर उसके बाद वो सेल इवॉल्व होता 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 प्रोक्रियोटिक से यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक से फिर आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, और फिर यानी कहने का मकसद है कि 3 बिलियन ईयर्स अगो जो है सेल जो है वो मुख्तलिफ डाइवर्स चीज़ों के अंदर इवॉल्व हो गया। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या बिल्ड होकर आया? फिर हमारे पास उसके बाद लूका, लूका जो है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका से फिर हमारे पास क्या निकल कर आया? बैक्टीरिया, आर्किया, और हमारे पास यूक्रियोटिक सेल। और फिर यूक्रियोटिक सेल के अंदर हमारे पास फिर क्या आया? कल फिर जो है वो हम क्या करेंगे जी? यूक्रियोटिक सेल की जो भी अब प्लांट के बारे में हमने सारे सवाल करेंगे
कि भाई एफीफाइट क्या होता है, जीरोफाइट क्या होता है, क्रिप्टोगम क्या होते हैं, और इनके बारे में जो जो सवाल है मैं बिल्कुल बुनियादी बुनियादी, एंथर क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, ओवरी क्या होती है, फ्रूट क्या होता है, ये सारी की सारी पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलिनेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जर्मिनेशन क्या होती है, ये सारी की सारी प्लांट की बुनियादी बुनियादी चीज़ों को हम देख लेंगे, और जो है प्लांट किंगडम हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एनिमल किंगडम, और फिर हम कहाँ तक आ चुके होंगे, 2 लाख ईयर्स अगो, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर 2 लाख साल तक का सफर हम तय कर लेंगे, और इसके अंदर होमोसेपियंस को भी देख लेंगे, बाकी चीज़ों को भी देख लेंगे। फिर 2 लाख साल से भी फिर हम आगे निकल जाएंगे, और फिर हम कहाँ पर चले जाएंगे जी, 375 बिलियन ईयर्स अगो। फिर 375 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, दोबारा ज़मीन पर। क्यों ज़मीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन जो एक ही थी, जो पेंजिया बन चुका होगा, पेंजिया जो है वो आपस में टूटना शुरू हो जाएगा, 7 कॉन्टिनेंट्स बन जाएंगे, और फिर उन 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये जो 2 लाख साल पहले जो है वो सारे के सारे स्पीशीज आए हैं, उन स्पीशीज को हम यहाँ पर बसाएंगे। फिर जो है हम पूरी की पूरी चीज़ों को, फिर हमारी कहानी बड़ी स्मूदर हो जाएगी और बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी ये चीज़ें जो है वो हमने इनके अंदर भरनी है, प्लांट के बारे में सवाल, फिर उसके बाद जो है, और ये हमें सारी चीज़ें क्या करेंगी, इनरिच करेंगी हमारी इंफॉर्मेशन को, वरना फिर हम चीज़ों के बारे में सोचते रह जाएंगे, चीज़ों के बारे में देखते रह जाएंगे। ठीक है जी।